Hello everyone, welcome to our new lecture. Today we are going to discuss important question of personal finance planning। और ये जो हमारा पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग है ये हमारा सेक का इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसके हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख जाते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। और जो हमने क्वेश्चन लिए ये सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, तो इससे आपका जो है सारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये जो एक्सक्यूज मी, तो हमारा जो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आई होप आपको जो लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So our first question is maintaining sufficient emergency fund should be the first step of any financial plan. Elucidate. तो like if we are planning our finance, तो हमारे लिए important हो जाता है, हमारे लिए फर्स्ट स्टेप क्या ज़्यादा आ जाता है कि हमें इमरजेंसी फंड को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले विल सी कि व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड। तो emergency fund refers to reserve of money kept aside to meet urgent expenses such as medical, sudden loss of employment. like अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल है। वी डोंट नो कि हमारे साथ कौन सी कब क्राइसिस आ जाए। तो फॉर दिस रीज़न वी सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, वी रिजर्व सम अमाउंट ऑफ मनी टू फुलफिल दिस अर्जेंट एक्सपेंसेस। ठीक, तो इस चीज़ के लिए जो है इमरजेंसी फ़ंड जो है हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो व्हाट आर द रीज़न कि हमें इमरजेंसी फ़ंड को रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि हमें बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाए तो आपकी जो प्रॉपर बेसिक फाइनेंस है वो जो प्रॉपर फाइनेंस है वो अनस्टेबल हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इमरजेंसी फ़ंड में नहीं रहेगा अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड, तो आप अगर आपके लाइफ में अगर कुछ क्राइसिस आएंगी तो आप लोन लेंगे और वो में भी हाई इंटरेस्ट में लोन अगर आपको मिले तो इससे भी आपकी जो लाइफ में जो है अनस्टेबल आ सकती है। तो बहुत सारे आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती है और आप डेट में जा सकते हैं अगर आप इमरजेंसी फ़ंड नहीं रहेगा आपके पास तो। और ऑल्सो इमरजेंसी fund provide peace of mind and emotional stability. It also provide emotional stability। ये कैसे, अगर इमरजेंसी फंड जो है हमें क्राइसिस के टाइम पे जो है जो एंजाइटी होती है उस चीज़ को रोकने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइसिस आया और आप बहुत जल्दी में आप पता नहीं क्या डिसीज़न ले लिए, तो इससे जो है आपकी जो माइंड है उस चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा तो आपके पास वो पीस ऑफ माइंड रहेगा ताकि आप जो अपना आगे जो फाइनेंस डिसीजन ले रहे हैं वो आप रैशनली ले सके, ना कि किसी एंजाइटी में आप आके कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इमरजेंसी फ़ंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख जाता है। ठीक, और ऑल्सो इमरजेंसी फंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल सच एज एजुकेशन, होम परचेज, रिटायरमेंट। तो इस चीज़ों के लिए जो है इमरजेंसी फंड आ जाता है कि हमें जो है हम जो लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं तो उस चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जो है इमरजेंसी फंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो इमरजेंसी फंड इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर एसेंशियल मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस को समझने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट दिख जाता है इमरजेंसी फंड, क्योंकि अगर आपके पास नहीं रहेगा इमरजेंसी फंड तो आपको नहीं पता है कि आपको कैसे यूज़ करना है अपने एक्सपेंसेस को। आप रैंडमली अपने मनी को जो है एक्सपेंस कर देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करने में जो है हेल्प करता है। और ऑल्सो इमरजेंसी फंड केप्ट इन लिक्विड एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट सच एज सेविंग अकाउंट सो दैट मनी इज इजीली एक्सेसिबल व्हेन रिक्वायर्ड। और ये सेफ इंस्ट्रूमेंट में इमरजेंसी फंड को इसलिए भी रखना चाहिए ताकि अगर आपके साथ कोई क्राइसिस आ जाए तो आप इजीली जो है उस चीज़ों को उसको जो है आप कैश में कन्वर्ट कर सके या फिर आप इजीली उसे यूज़ कर सके। तो इसलिए जो इमरजेंसी फंड जो है हमें, अगर हम फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं तो इमरजेंसी फंड जो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि हमें इस चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखना है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइनेंस प्लानिंग इज ऑफ नो यूज इफ एन इन्वेस्टर कैन नॉट फॉलो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक्सप्लेन। तो
सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर इनकम, सेविंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट टू अचीव योर लाइफ गोल। लाइक टू फुलफिल द योर लाइफ गोल, कि आपका जो लाइफ गोल है, फाइनेंशियल गोल जो आप बनाए हैं, उस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए इनकम को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को सेव करने के लिए। तो इस चीज़ों को, ये जो सारा प्रोसेस होता है, उस चीज़ों को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जो है मेन गोल तक पहुंच सकते हैं, मेन गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर इन कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, सेविंग रेगुलरली, इन्वेस्टिंग एज पर प्लान, अवॉइडिंग इम्पल्सिव बोरोइंग। तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करता है कि आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर पा रहे हैं, रेगुलर सेव कर पा रहे हैं, और आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कैसे करना है, वो सारे प्रॉपर प्लान जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के थ्रू ही आप इंश्योर कर सकते हैं। और आप इम्पल्सिव बोरोइंग को जो है ये अवॉइड करने में हेल्प करता है। और अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो लाइक कोई इन्वेस्टर है, वो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं कि बजटिंग है, इमरजेंसी फंड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप भले प्रॉपर बजटिंग कर ले, इमरजेंसी फंड बना ले, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई यूज़ ही नहीं है, अगर कोई इन्वेस्टर जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर कोई डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, लाइक अगर कोई इन्वेस्टर है जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, और वो अगर फॉलो करे बजटिंग को, लाइक उससे जो है उसे हेल्प मिलेगा कि वो अपने जो कंजप्शन को कैसे, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे एक्सपेंस कर रहा है, सेविंग उसे पता हो कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट पता हो उसे कहाँ करनी है। तो इससे जो है वो प्रॉपर फाइनेंस को जो है प्लान कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इमरजेंसी फंड को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही यहाँ पे बताता है, क्योंकि तभी आप रेगुलर सेव करना, या फिर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, या फिर कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ों को प्लान करने में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव गोल, बट लैक ऑफ डिसिप्लिन में लीड टू इरेगुलर इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इरेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप एक्सेसिव डेब्ट में भी जा सकते हैं अगर आप इस चीज़ों को फॉलो नहीं करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट वाइल एनी फाइनेंशियल प्लान। तो आप फाइनेंशियल प्लान में जो टाइम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कैसे है वो देखिए। तो सबसे पहले जो टाइम हॉरिजन क्या है वो देखते हैं। तो इट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज़ इन्वेस्टेड बिफोर इट इज़ रिक्वायर्ड। लाइक अगर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आपको मनी वापस भी तो चाहिए होगा, तो उस टाइम पीरियड का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस चीज़ों को जो है टाइम हॉरिजन बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक, तो 3 टाइप के हमारे फाइनेंशियल गोल होते हैं, वो देख लीजिए। शॉर्ट टर्म गोल विद इन 1 ईयर, मीडियम टर्म गोल 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म गोल मोर देन 5 ईयर। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल हो जाते हैं। और टाइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग वेयर इन्वेस्टमेंट ग्रो फास्टर व्हेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके चांसेस किस में ज़्यादा आ जाते हैं, अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो।
तो इसलिए जो है यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट आता है। और टाइम ऑल्सो डिटरमाइन द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इन्वेस्टर। लाइक फॉर एग्जांपल आप कितना जो है फाइनेंशियल लॉस को हैंडल कर सकते हैं, तो उस चीज़ों को जो है टाइम ही डिटरमाइन करता है। लाइक मोर टाइम मोर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, अगर आप ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके पास ज़्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SIP is a method of investing in mutual fund and flexible method of investment for small investor। तो लाइक सबसे पहले देख लेते हैं कि SIP क्या होता है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP का तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इन विच एन इन्वेस्टर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल सच एज मंथली क्वार्टरली। लाइक ये एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एक बिग कंपनी में, तो उस चीज़ों को जो है म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेगुलर पेमेंट उन्हें करना पड़ता है, लाइक रेगुलर इंटरवल में जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो फिक्स अमाउंट ही रहता है। ऐसा नहीं कि मंथ में अगर पेमेंट कर रहे हैं, लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ भी उतना ही पैसा जो है उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो फिक्स अमाउंट जो पे करते हैं, तो उस चीज़ों को जो है हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है, वाई इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। वो देखिए क्योंकि वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, इवन 500 से भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट, स्मॉल लर्निंग के लिए ये अफोर्डेबल हो जाता है। ठीक। और नेक्स्ट क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इज अ बेनिफिट ऑफ SIP वेयर investor fix amount regularly। जहाँ पे SIP में क्या था कि हम रेगुलरली जो है फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। दिस लीड टू परचेजिंग मोर यूनिट व्हेन प्राइस आर लो। तो इसमें क्या होगा, अगर प्राइस लो होगा तो हम ज़्यादा जो यूनिट है वो हम परचेज कर सकते हैं। अगर प्राइस हाई होगा तो हम फ्यू यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, SIP ऑल्सो प्रोमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। SIP also promote financial discipline by encouraging regular saving and investing habit because investment made automatically at regular interval। लाइक जो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर जो है आप ऑटोमेटिक जो है आप इन्वेस्ट इसमें करते हैं। तो इसे जो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उस चीज़ों को है जो हेल्प करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कितना सेव करना चाहिए, इन सब चीज़ों में जो है हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्या है, SIP अलाउज इन्वेस्टर टू बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इससे जो है इन्वेस्टर को जो है बेनिफिट देखने को मिलता है। ऑल्सो SIP सुटेबल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट गोल देख लीजिए, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर होम को परचेज करने के लिए ये SIP जो है इम्पोर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो पुट अ लाइट ऑन द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइक लाइफ इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल है वो हमें एक्सप्लेन कर देना है, और अभी के टाइम पे जो डिमांड देखने को मिला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ों को भी हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग विच ट्रांसफर लाइफ रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी। लाइक आपका जो लाइफ रिस्क है वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है कि अगर आपका कुछ लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, या फिर वही जो है आपके लॉस को जो है फुलफिल करेगी। ठीक, तो ऐसा कैसे होता है, लाइक देख लीजिए, अगर लाइक फॉर एग्जांपल इन इसमें क्या होता है, मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम टू अ कॉमन फंड। लाइक बहुत सारे जो लोग हैं
ये कॉमन फंड है, CF कॉमन फंड है, और बहुत सारे लोग जो है वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो जो मनी स्मॉल अमाउंट होता है ना, उस चीज़ों को जो है प्रीमियम बोला गया है, ठीक। और जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक कॉमन फंड होता है, ठीक। अगर कोई भी पर्सन जो है, इंश्योरेंस पर्सन जो, अगर कोई भी, अगर किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इफ़ एन इंश्योर्ड पर्सन डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पे करेगी उस लड़के को पे करेगी, यानी कि उस इंसान को पे करेगी जिसकी जो डेथ हो गई है, उसके लाइक फैमिली मेम्बर को। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस यही तो बोलता है कि आपका जो, अगर आपके साथ कुछ लॉस होता है तो वो जो रिस्क आपके साथ हुआ है, तो वो जो फैमिली मेम्बर है उसको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसी चीज़ को जो है हम जो है रिस्क पूलिंग बोलते हैं। तो लाइक वो कैसे, तो लॉस ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, लाइक लॉस तो सिर्फ एक का हुआ था, लेकिन जो सारे जो उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट आर द प्रिंसिपल अंडर द लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है कि लीगल राइट टू इंश्योर अ लाइफ हु हैज़ फाइनेंशियल और इमोशनल इंटरेस्ट। लाइक अगर किसी की डेथ होती है तो वो कौन उसको इंश्योर कर सकता है कि हाँ हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, तो उसके जो लाइक फैमिली मेम्बर होते हैं वही ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नेवर नहीं बोल सकता है कि हमें इसकी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक। तो ये फर्स्ट आ जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि लॉस तो उसके साथ हुआ है ना, फाइनेंशियल और इमोशनल जो भी लॉस हुआ है, तो उस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर काम आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। लाइक आप कोई भी जो है कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देके जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी बोलें तो आपको ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें को बताना होगा, तो वो अटमोस्ट गुड फेथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट। लाइक फॉर एग्जांपल डेथ का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो डेथ तो सर्टेन है, ये तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेथ कब हो जाए, तो ये जो है सर्टेनिटी है इवेंट की, तो ये सर्टेनिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा। तो ये 3 प्रिंसिपल आ जाएगा इसके अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए कि जो लाइफ इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस आ रही है, इनकम बढ़ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर डिपेंडेंट हो रहे हैं, और प्रीमियम पेड और मैच्योरिटी बेनिफिट जो ऑफर करती है टैक्स एडवांटेज। लाइक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी लाइक अगर आप टैक्स सेविंग स्टेटमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो है आपको टैक्स में जो है रिडक्शन देखने को मिलेगा, या फिर आप को बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो इसलिए जो है लोग जो है इस चीज़ में लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो है आपको टैक्स से आप बच सकते हैं इस वजह से भी, और ये रिस्क कवरेज प्रोवाइड करता है, और ये ईजिली अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पे जो है लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया में जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। लाइक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के रिलेशन में जो है इंडेमनिटी के प्रिंसिपल को जो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो ये स्टेट करता है कि इंश्योरेंस इज मीन टू रिस्टोर the insured to the same financial position as before the loss but not allow the insured to profit from the insurance। लाइक इंश्योरेंस का काम क्या है कि जो उसके पास जो लॉस हुए थे और लॉस से पहले जैसी फाइनेंशियल कंडीशन थी उस चीज़ों को सेम पोजीशन में लाने का काम है इसका, ठीक ना, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का, ना कि ये है कि इंश्योरेंस से उसको प्रॉफिट मिले, ऐसा इसका काम नहीं है, बल्कि जितना लॉस हुआ है उस लॉस को बस फुलफिल करने का काम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पर आ जाती है। एप्लीकेशन क्या देख लीजिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या एप्लीकेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये क्या करती है, कितना लॉस कितना हुआ उस चीज़ को कैलकुलेट करती है। द इंश्योर्ड इज पेड एन अमाउंट इक्वल टू द फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जितना लॉस हुआ उतना अमाउंट जो है पे कर देती है।
इंश्योर्ड कैन नॉट गेट मोर देन एक्चुअल लॉस, और जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा जो है वो नहीं ले सकती है, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी का घर 5 लाख का है और उसे लॉस हुआ है 3 लाख का, तो उसे जो है 3 लाख ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि 5 लाख मिल जाएगा। तो इसलिए बोला गया द इंश्योर्ड कैन नॉट गेट मोर देन द एक्चुअल लॉस, यानी कि जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट है री स्टेटमेंट ऑप्शन, यानी कि आप रिपेयर कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप कैश ले रहे हैं। तो इंश्योरर जो है ये भी क्लेम कर सकता है कि आप हमें जो है रिपेयर करके दीजिए या फिर उसको रीबिल्ड करके दे दीजिए। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, elaborate on the role of asset management companies in managing mutual fund scheme। तो लाइक म्यूचुअल फंड की जो एक मेन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, ठीक। तो की रोल क्या है एएमसी का? एएमसी डिसाइड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन ईच सिक्योरिटी एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस रेगुलरली। ये में हेल्प करती है टू मॉनिटर कि हमें हमारे परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करती है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, इस चीज़ में एएमसी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऑल्सो एएमसी कंडक्ट मार्केट रिसर्च, कंपनी एनालिसिस एंड इकोनॉमिक स्टडीज टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे रैशनल डिसीजन लेनी पड़ती है कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, हमें किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए जो मेन काम होता है वो किसका होता है? एएमसी का होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ही होता है, ठीक। ऑल्सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का काम करती है। और इट ऑल्सो कैलकुलेट इन्वेस्टर मनी एंड नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम भी इसी का होता है। और एएमसी मॉनिटर मार्केट, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क को मॉनिटर करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी ऑफ म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस है, उस चीज़ों को कैसे स्ट्रैटेजी है, कैसे वो काम करती है, उस सब चीज़ों को जो है मैनेज करने का काम क्या होता है? एएमसी का ही होता है। तो म्यूचुअल फंड में जितने भी स्कीम सारे होते हैं ये सारे जो है एएमसी का ही काम होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैक्स अवॉइडेंस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग। ऑन द अदर हैंड टैक्स इवेजन इज इलीगल वे टू अवॉइड टैक्स। इलुसिडेट। तो लाइक टैक्स अवॉइडेंस में क्या आ जाएगा? टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इट इज़ द लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉस टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। लाइक ये एक लीगल वे है जिससे आप जो है टैक्स नहीं देते हैं, यानी कि टैक्स में आपको या फिर रिलीफ देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो देखिए। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग योर इनकम। आप इनकम को जब प्लान करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एक्सपेंस को, तो इससे जो है आपको जो है टैक्स में रिलीफ देखने को मिला है। ये कैसे? लाइक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ों में, लाइक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है टैक्स में जो है आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो है टैक्स कम देना पड़ेगा या फिर नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी होता है किसी केस में। तो ये एक लीगल वे है, यानी कि आप लीगल तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये लीगली पॉसिबल है, ठीक। और मेन इसमें क्या आ जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका मेन फोकस क्या आ जाएगा? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस वजह से जो है आपको जो है टैक्स में रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक। एग्जाम्पल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C लाइक PPF, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब एग्जाम्पल देखने का आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टैक्स इवेजन, जो कि इलीगल वे है टू मिनिमाइज टैक्स लिएबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या आप डेलिबरेटली अपनी इनकम को हाइड कर रहे हैं या फिर आपको कुछ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उस चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, जिससे आप आप चाह रहे हैं कि आपको टैक्स नहीं देना पड़े, आप इलीगल वे से यूज़ कर रहे हैं, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग योर इनकम। तो ये जो है इलीगल है और ये लॉ के द्वारा पनिशेबल भी है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, नॉट
रिपोर्टिंग रेंटल इनकम, हाइडिंग बिजनेस प्रॉफिट, तो ये सब जो है टैक्स इवेजन का एग्जाम्पल आ जाएगा। और टैक्स अवॉइडेंस का क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये बहुत बार हमारे प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं सेक के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, एक्सपेंडिशन वर्सेस डिडक्शन, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स मैनेजमेंट, करेंसी डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो रिस्क, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्टेट प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल करेंसी, टैक्स अवॉइडेंस, तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत शॉर्ट नोट लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, तो बस हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड क्या है, गोल्ड बॉन्ड आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू करती है इस चीज़ों को, गोल्ड बॉन्ड को। ये जो है नॉर्मल जो फिजिकल गोल्ड होता है उससे जो है अलग होता है, और ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट के पास ही रहती है, और ये गोल्ड में जो मार्केट वैल्यू है उस चीज़ से इक्विवेलेंट रहती है। लाइक उनकी जो प्राइस है वो उस चीज़ से ही लिंक रहती है, ठीक। तो इन्वेस्टर अनरिटर्न लिंक टू द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि मार्केट प्राइस जो है गोल्ड की उससे जो है लिंक रहती है। और टेन्यूर क्या है, यूजुअली 8 ईयर होता है, लेकिन आप 5 ईयर के बाद भी एग्जिट ऑप्शन होता है, और ये सेफ होता है, फिजिकल गोल्ड के कंपेयर में सेफ होता है, और ये मार्केट लिंक रिटर्न प्रोवाइड करती है, यानी कि रिटर्न तो गोल्ड के दाम के ही बराबर ही ये पे करती है, यानी कि हमें प्रोवाइड करती हैं। तो हम बस शॉर्ट नोट लिख देना है गोल्ड बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हमारा है एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन। एग्जेम्पशन क्या होता है, रिफर्स टू इनकम दैट इज कम्प्लीटली और पार्शली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। लाइक टैक्स कैलकुलेट करने से पहले जो कुछ इनकम है उस चीज़ों को जब हम नहीं इंक्लूड करते हैं टैक्स में, तो जो इनकम हम एक्सक्लूड कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, कम्प्लीटली कर देते हैं या फिर पार्शली करते हैं, तो उस मनी को जो है हम एग्जेम्पशन बोलते हैं, ठीक। तो ये कैसे होता है, ये जो है ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले अप्लाइड होता है एग्जेम्पशन। लाइक फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, तो इस केस में जो है हम जो है जीटीआई में कैलकुलेट नहीं करते हैं। डिडक्शन क्या आ जाएगा, रेफर्स टू द अमाउंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, इट अलाउड ओनली व्हेन द टैक्स पेयर इन्वेस्ट। लाइक ये जो डिडक्शन है, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उस जो ग्रॉस टोटल इनकम है उस चीज़ में हम माइनस कर देते हैं क्या, टैक्सेबल इनकम को, ठीक, जिससे जो है रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ये कब कैलकुलेट होता है, ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो जिस चीज़ पर हमें टैक्स लग रहा है उस मनी को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80C PPF LIC, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसमें जो है ये इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। इट इज़ द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी taken along with loan. If borrower dies, the insurance company pays the remaining loan amount to the bank. Like जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपका लॉस हो रहा है, लेकिन क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, अगर आपने जो है कुछ लोन ले रखा है, ओके, और आप उस टाइम पे आप जब उसको रीपे कर रहे थे, उसी टाइम पीरियड में जब आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस काम आता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे ये काम आ जाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपकी डेथ हो गई तो ये इंश्योरेंस कंपनी ही जो है उस लोन को जो है पे करेगी बैंक को, ताकि आपकी फैमिली मेम्बर को जो है कुछ सफ़र नहीं करना पड़े। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टैक्स मैनेजमेंट।
Tax management refers to planning, organizing, and controlling one's financial affair in such a way that tax liability is minimized legally and ensured compliance with tax law. तो यानी कि जो भी आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल अफेयर को, तो उस चीज़ों को जो है टैक्स मैनेजमेंट बोला जाता है, जिससे जो है आप लाइक टैक्स लायबिलिटी को जो है आप लीगली मिनिमाइज़ कर सकें. लाइक हमने देखा था स्टार्टिंग में कि टैक्स एवेजन होता है और टैक्स इवेजन होता है, लाइक टैक्स अवॉइडेंस होता है और टैक्स इवेजन होता है. तो टैक्स अवॉइडेंस जो है लीगल वे है टैक्स मिनिमाइज़ करने का, तो वो यहाँ पर होना चाहिए, ना कि टैक्स इवेजन जो कि इलीगल वे है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए. तो जो लीगल तरीके से हम टैक्स को मिनिमाइज़ करते हैं तो वो इसमें आ जाता है टैक्स मैनेजमेंट में. नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी डेरिवेटिव्स. करेंसी डेरिवेटिव्स आर द एग्रीमेंट यूज टू फिक्स द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी टुडे फॉर यूज इन द फ्यूचर. लाइक फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है, अभी जो प्राइस है, और वो कुछ टाइम लाइक फ्यूचर में जो है उस करेंसी का जो प्राइस है वो फिक्स रहे, तो उस चीज़ों को फिक्स करने के लिए जो करेंसी डेरिवेटिव्स आ जाती हैं. क्योंकि अगर मान के चलिए इंडिया में अगर $1 80 के बराबर है और कुछ टाइम बाद लाइक $1 अगर 80 रुपीज़ के बराबर है और हम $10 हमारे पास $10 है, तो हमें कितना 80,000 पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखें तो अगर वो वही $1 का दाम जो है 90 हो जाएगा, तो हमें 90,000 पे करना पड़ेगा. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है करेंसी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं यहाँ पर, जिससे क्या है ये एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम जो है अमाउंट जो है फिक्स कर देते हैं ताकि हमें सेम अमाउंट ही पे करना पड़े, यानी कि 80,000 ही पे करना पड़े, ना कि 90,000 पे करना पड़े. तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो रिस्क. पोर्टफोलियो रिस्क है ओवरऑल रिस्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो rather than रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. लाइक सिंगल इंडिविजुअल का रिस्क नहीं होता है, इसमें आप सारे ग्रुप का रिस्क होता है. ओवरऑल रिस्क हमें इसमें देखने को मिलता है. पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं. डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट सच एज शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड. हम डिफरेंट टाइप्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हम जो है हमें जो है पोर्टफोलियो रिस्क से जो है हम बच सकते हैं. ठीक, तो इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ जो है हमें करना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइनेंशियल गोल, नहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन. हमने पहले भी देखा था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है. ये हम इंडिविजुअल की एबिलिटी को बताता है कि हमें कहाँ पे कंट्रोल लाइक हमें कहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, हमें कैसे सेव करना चाहिए, हमें क्या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से प्लान फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. तो ये जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन बताता है, जिसमें बजटिंग, रेगुलर शेविंग आता है. और इट इज़ एसेंशियल टू अचीव फाइनेंशियल गोल. और फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेट प्लानिंग. ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ अ पर्सन्स एसेट टू लीगल हायर्स और बेनिफिशियरीज आफ्टर डेथ. तो डेथ के पास जो आप पर्सन की जो एसेट है वो हमें ट्रांसफ़र कहाँ करनी है, और जो उसके जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम स्टेट प्लानिंग बोलते हैं. इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये सब जो है स्टेट प्लानिंग के अंडर आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम. लाइक जो हमने लाइफ इंश्योरेंस में देखा था, तो जो डिफरेंट लोग हैं वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो कंट्रीब्यूट करते हैं कॉमन फंड में, तो वो जो प्रीमियम उसको जो हम बोलते हैं, तो उस प्रीमियम के एक्सचेंज में जो है हम उसे मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा जो है मरा नहीं है, लाइक उस बंदे की जो है डेथ नहीं हुई है, वो बस एक्सीडेंट हो गया, तो वो मेडिकल एक्सपेंस में जो काम आएगा, मतलब कि यूज़ होगा, वो यही इंश्योरेंस कंपनी ही उसकी जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगी. वही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, तो उसी को जो है हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लीजिए
नेक्स्ट है हमारा डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज होता है, और इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लाइक कॉइन्स और नोट्स की तरह जो है इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये डिफरेंट टाइप्स के 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी जो है लाइक गवर्नमेंट से इशूड नहीं होता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ जो डिजिटल करेंसी ये RBI से इशूड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टैक्स अवॉइडेंस। तो ये एक लीगल वे है ऑफ टैक्स टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो है टैक्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लाइक PPF लाइफ इंश्योरेंस। तो इस वजह से जो है हम इसलिए जो है टैक्स अवॉइडेंस जो है एक लीगल तरीका माना गया है, क्योंकि जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय, थैंक यू।